इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए और नमन करिए इनकी दूरदर्शिता को और नमन करिए भगवान को कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। विषम परिस्थितियों में न्यूक्लियर टेस्ट कराए। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना भारत के इतिहास में यदि देखा जाए तो पिछले कई दशकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और आज के संदर्भ में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। तो जानेंगे कि उस समय भारत में क्या कुछ हो रहा था जब ये टेस्ट किए गए थे और कैसे लिब्रांडू भारत की उपेक्षा कर रहे थे। देश विदेश की जो मीडिया थी वो किस प्रकार भारत के पीछे बढ़ चुकी थी और भारत का जो ऑपोजिशन था वो क्या कह रहा था। साथ ही इस पूरी स्टोरी को आज के संदर्भ में ढालकर आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की ज़्यादा खबर। दोस्तों वीडियो आरंभ करने से पहले एक आवश्यक सूचना, साइलेंस और स्वास्तिका के साथ हमने एक हवन शुरू किया था, एक यज्ञ शुरू किया था और उस यज्ञ में एक नई आहुति हम डालने जा रहे हैं जिसमें हम 10 नए प्रोजेक्ट्स, 10 नई डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग विषयों पर शुरू करना चाहते हैं और उन डॉक्यूमेंट्रीज को शुरू करने के लिए पहले की तरह आप ही के सहयोग की आवश्यकता है। इन 10 टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और आप इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज लिंक को चेक कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में दिया गया है। हमें आपके सपोर्ट की आशा रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पूरे झगड़े का जो कोर है वो यूक्रेन की नाटो शक्तियों के साथ जुड़ाव, और जिस पर हमने ना एक संपूर्ण वीडियो बनाया है और वो आप देखिएगा तो आपको पूरा इतिहास भी ढंग से समझ में आ जाएगा। अब युद्ध तो आरंभ हो गया। साउथ दिल्ली की लावण्या ने पुतिन को धमकाकर वी डिड इट जो भी कर दिया, परंतु भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस बात पर लावण्या भारत को फासिस्ट कह सकती है। नहीं, वो कहती भी रहती है पर इस बात पर फिर से कह सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्लियर कट आंसर है कि वो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ हैं और वेस्ट ने इस बात को यूक्रेन तक यूनाइटेड नेशंस में वोट करके पहुंचा भी दिया है। वेस्ट के सभी देशों ने कहा चलो माना कि हमने तुम्हें किसी भी प्रकार से सहायता नहीं दी, परंतु हमने कम से कम जब यूनाइटेड नेशन में पूछा गया कि रूस ने अटैक बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो हमने उस पर रूस के अगेंस्ट वोट दे दिया। हाँ तो क्या हुआ, रूस ने वीटो पावर का प्रयोग कर लिया, हमने तो समर्थन दिया ना। 1-2 सैंक्शंस जिनसे रूस को घंटा प्रभाव नहीं पड़ता वो भी हमने रूस के ऊपर लगा दिए। हम इसलिए यूक्रेन के साथ भी हैं। इसके विपरीत अगर हम भारत का स्टांस देखें तो भारत ने रूस को कंडेम नहीं किया। भारत ने रूस के अगेंस्ट यूएन में वोट भी नहीं दिया, हाँ पक्ष में भी नहीं दिया। भारत एब्सटेन हो गया, यानी कि वहां से चला गया जब वोट का समय था, जिसका सीधा सीधा लाभ एक तरीके से अगर देखा जाए तो रूस को ही मिला और जिसकी प्रशंसा भी रूस ने की। परंतु यदि कोई भारत की सोच पर विचार करे तो वो सोच है कि युद्ध रुकना चाहिए और बातचीत से हल निकलना चाहिए और इस युद्ध में हम किसी एक का साथ नहीं देंगे। परंतु वेस्ट किसी एक का साथ दे रहा है, एटलीस्ट कहने के लिए तो दे ही रहा है। यदि वेस्ट चाहे तो वॉर आज रुक जाए, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा कह रही है तुलसी गेबार्ड। सुनिए। President Biden could end this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put US and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. The reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and NATO leaders actually just say that and guarantee it? Which begs the question of why are we in this position then? If the answer to this and preventing this war from happening is very clear as day, and really it just points to one conclusion that I can see, which is
They actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place. The military-industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. Warmongers on both sides in Washington have been drumming up these tensions. If they get Russia to invade Ukraine, then again, it locks in this new Cold War. The military-industrial complex starts to make a ton of more money than they have been in fighting Al-Qaeda or making weapons for Al-Qaeda. And who pays the price? The American people pay the price. The Ukrainian people pay the price. The Russian people pay the price. अब वेस्ट इस वॉर को रोकने में इंटरेस्टेड कतई नहीं लग रही है। एक पक्ष का साथ भी दे रही है, कोल्ड वॉर वाला दौर वापस भी ला रही है और भारत पर दबाव भी बना रही है कि वो भी एक पक्ष और उसमें भी यूक्रेन को चुने। इसके लिए वेस्ट ने कई बार भारत को पक्ष चुनने के लिए कहा और अभी युद्ध के समय में भी एक मीटिंग यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने दिल्ली के अंदर करी। मतलब पूरे विश्व में उनको कहीं और जगह नहीं मिली, दिल्ली ही मिली। भारत पर दबाव बनाना था भाई, यूक्रेन को समर्थन करवाना था। और भाई उस मीटिंग में मीडिया ने ये तक पूछ लिया कि जब चीन ने आपके ऊपर अटैक किया था, मतलब भारत के ऊपर अटैक किया था, तभी तो आप बड़ा सपोर्ट मांग रहे थे, अब यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका एक डिप्लोमेटिक सा आंसर भारत ने दे भी दिया था, वो सुनिए पहले। So you disagree that principles, the international rules-based order, international law, you disagree that that should apply across the world uniformly? No, I think I would say principles and interests are balanced. And if people were so principled in this part of the world, they would have been practicing the principles in Asia or in Afghanistan before we've actually seen them do. Okay. Let's move on to the next question to you. And moving away from Europe now, India's relations with China took a sharp downturn in, I think it was around June 2020, given the Ladakh crisis on your border. What has the crisis... परंतु इसका ऑन योर फेस वाला जो उत्तर होता वो ये होता कि जब हमने सपोर्ट मांगा था वेस्ट से, तो वेस्ट ने कौन सा चीन के अगेंस्ट कोई स्टेप लिया था या हमें सपोर्ट दिया था? यदि तब वेस्ट ने अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य किया तो अब भारत भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य करेगा। परंतु वेस्ट भारत पर बार बार प्रेशर बना क्यों रहा है? क्या भारत इतनी बड़ी शक्ति बन गया है और हम भारतीयों को अभी तक उसका बोध ही नहीं हुआ है कि भारत एक बार बोले रशिया युद्ध बंद कर दे और रशिया युद्ध बंद कर देगा? ऐसा मतलब इतना क्या हो गया है, इतना प्रेशर क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब जैसे भारत कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, न्यूट्रल रह रहा है और वेस्ट के बार बार कहने के बाद भी न्यूट्रल ही रह जा रहा है, तो कल को यदि चीन भारत पर आक्रमण कर दे तो भाई वेस्ट भी स्वयं को न्यूट्रल रख सके, जो कि उन्होंने पहले गलवान के समय पर भी किया था। वेस्ट वैसे भी हेल्प नहीं करता, यूक्रेन की ही कितनी कर दी वो भी हम देख ही रहे हैं। अब इस बात को, यानी कि आपने यूक्रेन की सहायता नहीं की थी, इस बात को रेफर करके वेस्ट उस समय ये कह सकता है कि भाई हम भी क्यों करें। वैसे स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। और यदि देखा जाए तो चीन अपनी चढ़ाई ताइवान पर कर भी चुका है। युद्ध का कोई समाचार नहीं है, परंतु रूस ने भी 6 महीने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी और युद्ध अब हुआ है। यदि चाइना ताइवान का युद्ध हो जाए तो ये भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। और इसलिए सीडीएस बिपिन रावत जी ने उस समय कहा था, अपने आप को इतना बलवान बनाओ कि आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता ना पड़े, जैसे यूक्रेन आज के समय नाटो देशों को इधर उधर देख रहा है। तो ये मोटी मोटी बात ये कि चीन इस समय पोटेंशियल थ्रेट है और ऐसे में हमारे पास परमाणु शक्ति का होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। परमाणु के बारे में वार्ता करने के लिए अब चलते हैं भाई अगले अध्याय में। यूक्रेन के ऊपर रूस का आधिपत्य था, लेकिन फिर रूस से यूक्रेन को स्वाधीनता मिली और जब स्वाधीनता मिली तो यूक्रेन के पास सैकड़ों की संख्या में परमाणु बॉम्ब्स थे, जिस पर यूक्रेन को कहा गया कि ये सभी परमाणु बॉम्ब्स आप रूस को दे दो और पूर्णतः परमाणु विहीन हो जाओ। यूक्रेन मान गया।
परंतु शर्त रखी कि यदि कभी रूस हम पर अटैक करता है तो पूरा वेस्ट हमारी मदद करेगा रूस से लड़ने में। अब जब अटैक हुआ तो भाई कोई वेस्ट नहीं है, कोई नाटो नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड आगे नहीं आ रहा है। और आज यूक्रेन पछतावा कर रहा है कि अच्छे भले परमाणु शक्ति थे, यही नहीं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति थे, आज एक भी नहीं है। और आज वेस्ट के सामने हमें भीख मांगनी पड़ रही है। और अब सोचो, भारत परमाणु शक्ति ना होता तो क्या भारत की भी हालत ऐसी ही ना होती। चलिए अब इसका इतिहास जानते हैं। 1974 इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। भारत विश्व की छठी ऐसी कंट्री बन गया था जिसने परमाणु परीक्षण कर लिया था। विश्व पटल पर भारत का कितना सम्मान होता आप सोच सकते हैं। परंतु उस समय 1974 में यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं वो आई और कहने लगी तुम परमाणु शक्ति नहीं बन सकते, और यदि बनोगे तो हम तुम्हें एड नहीं देंगे, तुम पर सैंक्शंस लगा देंगे। और इंदिरा जी, जिन्हें कांग्रेस के लोग आयरन लेडी के नाम से बोलते हैं, वो इस बात से घबरा गई और उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण को व्यर्थ जाने दिया। उसके बाद 24 वर्ष बीते, 1998 आया और भारत ने छुपते छुपाते दूसरी बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। वो सफल रहे। यूएस ने फिर से अपने राग अलापने शुरू कर दिए कि हम तुम्हें एड नहीं देंगे, हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। उस समय अटल जी ने कहा कि जो करना है भाई कर लो, ये सब तुम नहीं करोगे, ये सब एड तुम नहीं दोगे, ये हमें पहले से ही पता है। वही सोच के हमने परमाणु परीक्षण किए भी हैं, तो भारत तो परमाणु शक्ति बन के रहेगा। यूएस ने वही किया। यूएस ने तत्कालीन प्रभाव से भारत को दी जाने वाली सभी एड बंद कर दी। जो भी डिफेंस या टेक्नोलॉजी मटेरियल यूएसए से भारत में आता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यूएस ने भारत को क्रेडिट देना या क्रेडिट गारंटी तक देना बंद कर दिया और वर्ल्ड बैंक में भी इस बात को रखा कि लोन भारत को ना दिया जाए। इतने प्रतिबंधों के सामने भी भारत नहीं झुका और आज उन सभी प्रतिबंधों को पार करके यूएसए से अच्छे संबंध, रूस से अच्छे संबंध और इकोनॉमी में भी आज भारत तगड़ा कर रहा है और साथ ही साथ भारत एक परमाणु शक्ति भी बन चुका है। अब जानते हैं कि उस समय में भारत में ऑपोजिशन और विश्व किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए। उन्नीस में भारत ने टेस्ट कंप्लीट किया। अमेरिका के अलावा जापान ने कड़ा विरोध किया और कहा $बिलियन की एड भारत को बंद कर देंगे। यूएन में बात गई और ऑलमोस्ट हर नेशन ने, यूक्रेन ने भी भारत के सामने रोड़े अटकाए, परंतु भारत रुका नहीं। पाकिस्तान भी बोला करम का जला। उन्होंने कहा अगर भारत के परमाणु बम पर बैन नहीं लगा तो हम भी टेस्ट करेंगे, हम भी बनाएंगे परमाणु। बड़ा रिटेलिएशन हुआ भारत का। भारत का विपक्ष तक जो था वो भारत के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। भारत के विपक्ष की उस वक्त नेता थी सोनिया गांधी और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया, सुनिए। मुझे भारत के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर अत्यंत गर्व है जिन्होंने हाल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति संयम में है, उसका खुलेआम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि विज्ञान का विकास के लिए प्रयोग करने से भारत के करोड़ों गरीब बेसहारा देशवासियों का कहीं ज्यादा फायदा होगा। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था।
उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, पूरा विश्व भारत के ऊपर थू थू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कुछ ऐसा सही लिखा जैसा वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा। भारत की अरुंधति रॉय, चल झूठा। अच्छा, जो भी, मतलब अरुंधति रॉय ने एक लंबा सा आर्टिकल लिख दिया द फ्रंट लाइन मैगजीन में। अरे द हिंदू वालों की मैगजीन है द फ्रंट लाइन। ये वो मैगजीन है जिसने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद वाली टर्म को कॉइन किया था। तो अरुंधति रॉय ने इसमें भर भर के आर्टिकल लिखा और लिखा, मानवता हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। फासिज्म बढ़ चुका है। एक तो कमबख्त ये फासिज्म ना हो गया, गंगा का बहाव हो गया जो हर वर्षा ऋतु में स्वयं बढ़ जाता है। अरुंधति रॉय उस समय टिकैत वाले रोल में थी। वो सड़कों पर उतर गई थी और कहने लगी थी, ये जो बम बना लिया है ना, इसे समाप्त करो, मतलब समाप्त करो अभी के अभी। विपक्ष या अरुंधति जैसे अर्बन नक्सल्स की बात तब भारत ने मान ली होती तो आज हमारी स्थिति भी यूक्रेन जैसी ही होती। और उस समय भी लेफ्ट के साथ पूरा इसी तरीके से जैसे टिकैत के साथ लोग खड़े थे, लेफ्ट के साथ उस वक्त भी लोग खड़े हुए थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। तो आशान्वित हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और फिर से अनुरोध यही है कि हमारे 10 प्रोजेक्ट्स में भागीदार बनिए और उस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दीजिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।